ठीक है, तो नया टेस्टिंग का कोर्स मीन्स एपीआई टेस्टिंग। तो जो एपीआई टेस्टिंग है बेसिकली इसका यूज़ क्या है, कैसे टेस्ट करते हैं वो तो बाद में देखेंगे। पहले ये बताना था कि जितनी टेस्टिंग हमने अभी किया है, मतलब मैनुअल टेस्टिंग किया या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग किया यूजिंग सेलेनियम, ये टेस्टिंग दोनों से बिल्कुल अलग है। दोनों से अलग है मीन्स कैसा, हम जब फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक यूआई होता है, एक वेबसाइट होता है, या एक ब्राउज़र के अंदर हम वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर उसे फंक्शनली टेस्ट कर रहे हैं, मतलब बटन काम करती है या नहीं, और जो टेक्स्ट बॉक्स है या चेक बॉक्स है ये सब वर्क करते हैं कि नहीं, हम ये सब देखते हैं। ऑटोमेशन में भी हमने वही किया, सेम चीज़ जो फंक्शनल टेस्टिंग मैनुअल से की थी, करेक्ट। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें सिमिलर थी, एक टेस्टिंग हम कर रहे हैं मैनुअली और एक टेस्टिंग कर रहे हैं हम यूजिंग ऑटोमेशन टूल। बट वो क्या होता था, फंक्शनल टेस्टिंग होता था ऑन यूआई। ठीक है, तो जो वेबसाइट हमें दिख रही थी वो होती है यूआई। अब आता है एपीआई टेस्टिंग, ठीक है ना। तो यूआई टेस्टिंग जो था, या फिर बोल सकते हो यूआई फंक्शनल टेस्टिंग जो होता है, इसे हम दो तरीके से करते हैं। पहला था मैनुअल, दूसरा था ऑटोमेशन। तो ये दो चीज़ें हमारी ऑलरेडी कवर्ड हो गई। जो थर्ड हमारा है वो रहेगा एपीआई टेस्टिंग, और ये टेस्टिंग दोनों से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर यूआई होता नहीं है। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस अगर देखा तो यहाँ पे यूआई होता ही नहीं है। अब बोलोगे अब टेस्टिंग करना है तो बिना यूआई के कैसे करें। ये हमारा वेबसाइट, इसके ऊपर हमने फंक्शनल वो किया, मैनुअल टेस्टिंग किया, ऑटोमेशन किया। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक यूआई था जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखती थी जिसके ऊपर जाके एक्शन करते थे। अब आ गया एपीआई जहाँ पे यूआई ही नहीं है। अब यूआई नहीं है तो हम एक्शन कैसे करें। तो ये कुछ अलग टाइप की टेस्टिंग रहेगी जिसमें यूआई नहीं रहेगा, लेकिन इसके अंदर देखोगे ना सारा बैकएंड का डेटा रहता है। अभी बैकएंड का डेटा ये भी समझाता हूँ कैसे होता है। ये आपको एक वेबसाइट दिख रही है, हमें पता है ये वेबसाइट काम कैसे करती है। काम कैसे करती है मतलब एज अ यूज़र हम क्या करते हैं, एक यूआरएल हिट करते हैं। जब यूआरएल आप हिट करते हो तो क्या होगा, थोड़ा सा ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद आपको ये वेबसाइट ओपन करके दे देगा। हमें इसका इतना ही वर्किंग पता है, इसके अलावा और कुछ पता है कि ये काम कैसे करती है नहीं। इनके जो डेवलपर्स होंगे उन्हें पता होगा ये कैसे काम कर रही है, या जो ऑनर है इनके उन्हें पता होगा कैसे काम कर रही है। बट हमें सिर्फ इतना ही पता होता है, या फिर एज अ यूज़र हमें सिर्फ इतना ही पता होता है, वेबसाइट एंटर करो और वेबसाइट आ गई। ये वेबसाइट कहाँ से आती, कोई बता सकता है, या ये वेबसाइट ओपन कैसे हुई यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो क्या बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट के जो नेटवर्क्स हैं वर्ल्ड में, आप बाय रोड भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो, या बाय प्लेन भी जा सकते हो। इनके सब रूट्स होते हैं, रूट बने होते हैं, या फिर उनके जो, जैसे आप मैं बोलता हूँ बाय रोड, तो बाय रोड जो पूरे बने हुए नेटवर्क बने हुए हैं, इनके भी कुछ रूल्स होंगे चलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं इनका जो नेटवर्क पूरा बना हुआ है। सिर्फ एक अगर मैं बाय रोड का देखूँ तो पूरा पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। एक छोटे रोड भी होते हैं, बड़े रोड भी होते हैं, फिर हाईवेज भी होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करना है, तो मैं ट्रांसपोर्ट के अलग अलग वेज को यूज़ कर सकता हूँ। बाय रोड भी है, बाय ट्रेन भी है ना, बाय वाटर भी जा सकते हो शिप के। ठीक है, या आपको कोई चीज़ें ट्रांसफ़र करना है, या फिर बोल सकते हो कुछ प्रोडक्ट भेजना है या प्रोडक्ट खरीदना है आपको, तो वो भी इन चैनल की वजह से ही आएगा, इन नेटवर्क से ही आएगा, बाय रोड, बाय शिप या बाय प्लेन होता है। तो रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी आपने खुद को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या प्रोडक्ट को भी कर सकते हो, होता है। सिमिलरली ऐसे ही आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, ये सब क्या है, ये भी नेटवर्क के थ्रू होता है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो डेटा, है ना। तो रियल वर्ल्ड की एक एग्जांपल अलग है, एक सोशल मीडिया या फिर नेटवर्क की एक एग्जांपल अलग है जहाँ पे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र करना मतलब एक कॉल भी एक डेटा डेटा ट्रांसफ़र भी हुआ, और जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या सोशल मीडिया पे जो मैसेज करते हैं, वो भी क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र। ये डेटा ट्रांसफ़र अगर करना है तो मुझे कौन से नेटवर्क से करना पड़ेगा, बाय रोड बाय ट्रेन से तो नहीं करना पड़ेगा, ये होगा इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो इंटरनेट जो उसमें से एक है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जो डब्ल्यू हम बोलते हैं, पहले ये यूआरएल जो होता था यहाँ पे डब्ल्यू आता था, है ना। कई बार देखोगे डब्ल्यू होता है, अगर मैं यूआरएल को कॉपी करता हूँ या पेस्ट करता हूँ तो अभी यहाँ पे डब्ल्यू नहीं दिख रहा है आपको, बट मैक्सिमम टाइम देखोगे जो वेबसाइट होती थी यहाँ पे डब्ल्यू होता था।
तो वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है? जैसा नेटवर्क, जैसा मैंने बताया बाय रोड, बाय ट्रेन, ये सब नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट के लिए या ट्रैवल करने के लिए। ऐसे इंटरनेट चलाने के लिए उसमें भी डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो जो इंटरनेट का जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। बहुत से लोगों ने कॉलेज वगैरह में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, WW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी मुझे कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर कोई वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक ब्राउज़र ओपन करते, URL हिट करते या फिर गूगल में जाके कोई क्वेरी सर्च करते। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया API ऐसे, तो ये क्या होगा, थोड़ी देर में डेटा मुझे लेके आ गया। तो ये डेटा बेसिकली आया कैसे, ये भी ट्रैवल होके आया या ट्रांसफ़र होके आया कहीं से तो भी। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अंदर API क्या आया फिर अभी, तो पहली बात तो API, ये इसका अगर स्टैंड किया, इसका फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये होता क्या बेसिकली, हम जब भी ब्राउज़र ओपन करते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम क्या एक्सेस करते हैं, इसका सिर्फ UI एक्सेस करते हैं। तो UI एक्सेस करने के लिए हम दो चीज़ करते हैं, या तो URL हिट करते हैं या फिर गूगल में से क्वेरी सर्च करते हैं, दो ही चीज़ करते हैं। ये इन दो की वजह से हमें क्या मिलता है, एक वेबसाइट मिलता है, वेबसाइट का UI मिलता है, तब जाके हम उसे एक्सेस करते हैं। बट ये आया कहाँ से हमें नहीं पता, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं आता कहाँ से। तो जब भी आप कोई गूगल में क्वेरी सर्च करते हो या फिर URL ऐसे हिट करते हो, इनके कंपनीज में सर्वर होते हैं या डेटाबेस बोल सकते हो आप। तो ये श्योरली लाइक इनकी जो वेबसाइट है ये कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड है। ऐसे ही गूगल के भी बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस होते हैं। आप जब भी कोई क्वेरी सर्च करते हो यहाँ पे गूगल में, तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ऐसे डायरेक्टली आ गया, ऐसा नहीं होता। आप जब भी कोई क्वेरी ऐसे लिखोगे, गूगल के सर्वर पे क्वेरी जाएगी, पहले वहाँ जाके ढूंढेगी इस API से रिलेटेड कोई डेटा है क्या। अगर डेटा होगा तभी आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी डाल दोगे रैंडम वर्ड, डेटा ही नहीं उनके पास, तो क्या मिला, एक एरर, है ना, यहाँ पे मतलब बोल सकते हो एम्प्टी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपने वेबसाइट का URL ठीक से डाला है तो वेबसाइट का UI आपको दिखेगा। अदरवाइज जैसे मैंने ऐसे डाल दिया कुछ भी रैंडम और इसको सर्च करते, मतलब हिट करते, क्या लगता है आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर वो वेबसाइट होगी तभी मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा एरर कई बार आपको मिला होगा। तो रीज़न यही होता है, आप जो वेबसाइट यहाँ पे एंटर किए हो वो गलत है, या कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट तो ठीक है, उधर से डेटा नहीं आ रहा है। तो इसकी भी डिटेल हम देखेंगे। ये दो चीज़ अभी समझ में आई। हम जब भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो कैसा होता है, यहाँ से हमने जब भी कोई क्वेरी दिया, ये कहाँ जाएगा, इसके सर्वर पे, मतलब जो वेबसाइट है उनके सर्वर पे जाएगा। वहाँ चेक करेगा वो डेटा वहाँ प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो डेटा का रिजल्ट आके देगा, अदरवाइज ऐसे एरर दे देगा। करेक्ट। नेक्स्ट, अभी चीज़ें होती कैसे, हमारा जो ये UI दिख रहा है, ये UI हमने ऑटोमेशन में देखा है, किस में बना होता है, HTML में बना होता है, या बहुत सी वेबसाइट जो होती है जावास्क्रिप्ट पे भी बनी होती है और जावा से भी बनी होती है ना, .NET पे भी बन रही है। तो जो फ्रंट UI होता है बेसिकली ये तो बनता है HTML में ही है ना, हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके HTML। तो UI तो बना है HTML में, लेकिन जो वेबसाइट का बैकएंड होता है या सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, ये जो बैकएंड की लैंग्वेजेस होती हैं, जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, वो किस में बनाते हैं, वो भी बनाते हैं ना, .NET हो गया, Angular JS, Node.js, तो बहुत PHP। ठीक है, तो यहाँ देखो बैकएंड जो होता है वेबसाइट का वो अलग लैंग्वेज में बना है, फ्रंट एंड जो है वो अलग लैंग्वेज में बना है। ठीक है, बैकएंड क्लियर है सबको। बैकएंड मतलब जो ये वेबसाइट के पीछे डेटा चलता है, पीछे डेटा मतलब अगर मैंने यहाँ पे जैसे साइन इन किया तो फ्रंट एंड में आपको दिखेगा सिर्फ साइन इन, या साइन इन कैसे करते हैं, लॉग इन या साइन अप कैसे करते हैं वो दिखता है। उसके पीछे वर्किंग कैसा हो रही है वो बैक एंड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन करना है, तो लॉग इन करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूज़र नेम, पासवर्ड, और हम क्या करते हैं, लॉग इन बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये डेटा जाएगा आपके सर्वर पे। तो ये सर्वर पे डेटा जाएगा तो ये बैकएंड में कुछ लैंग्वेज होगी तभी तो हो रहा है, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं चल जाएगा, HTML से उठेगा डेटा और डायरेक्ट चले जाएगा। तो HTML पे जब भी कोई डेटा दिखता है या फिर यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है बाय यूज़र,
तो वो क्या करेगा, मतलब मान लो PHP लैंग्वेज है, तो PHP लैंग्वेज क्या करेगी, वो डेटा को लेके जाएगी सर्वर तक। करेक्ट, इतना समझा। तो एक बैकएंड है, एक फ्रंट एंड है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज पे बने हुए हैं। दो अलग अलग लैंग्वेज पे डेटा है, इन दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होगा? इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं। कोई फॉरेन से आया, जापान से आया, आपको जापानीज नहीं आती या उससे हिंदी नहीं आती, तो दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो आप कैसे करोगे? मे भी हो सकता है आप एक ट्रांसलेटर लेके आ जाओ। तो बीच में एक ट्रांसलेटर आया, उसका काम क्या है? ये दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए होगा। तो जो बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है दो अलग अलग चीज़ों का, उसे हम बोल सकते हैं API, या फिर बोल सकते हो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, क्या होगा? दो अलग अलग ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक फ्रंट एंड और बैक एंड, बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों अलग लैंग्वेज पे बने हुए। दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आप ऑर्डर देते हो, और ऑर्डर देने के बाद जो आपका फूड है वो कहाँ पे बनता होता है? किचन में बन रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप डायरेक्टली किचन में शेफ़ के पास जाओगे और बोलोगे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, या फिर शेफ़ तो ये नहीं करेगा कि प्रोडक्ट बनने के लिए, फूड बनने के बाद डायरेक्ट आपको ला के देगा। तो वहाँ प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? आप ऑर्डर करोगे कैसे, या वो फूड आप तक आएगा कैसे? वेटर। करेक्ट। हम जब भी ऑर्डर कर रहे हैं तो किसे देते हैं ऑर्डर? वेटर को देते हैं। वेटर क्या करेगा? आपका ऑर्डर लेके जाएगा किचन तक। किचन में शेफ जो रहेगा वो फूड आपका प्रिपेयर करेगा। देन फूड प्रिपेयर होने के बाद वही वेटर आपको आपका फूड ला के देगा। ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखो, फ्रंट एंड मतलब हम यूजर, बैक एंड मतलब वो शेफ या फिर किचन, दोनों अलग चीज़ें। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो उसके लिए बीच में कौन है? वेटर। तो यहाँ पर जो वेटर है वो रहेगा, समझो एक API। तो API बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, एक टूल है छोटा सा, जो कि दो अलग अलग चीज़ों को कम्युनिकेट कराने के लिए। तो वेटर भी वैसे ही काम कर रहा है, दो अलग अलग चीज़ों का इंटरफेस करवा दिया या फिर दोनों का कम्युनिकेशन करवा दिया। हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे शेफ से, हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं यूजिंग वेटर। इतना क्लियर? तो API में दो चीज़ें और होती है। वेटर को जब भी बोलेंगे, उसे ऑर्डर देंगे, उसे हम बोल सकते हैं इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, जो हम भी जब हम ऑर्डर देते हैं वेटर को, वो होता है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट लेके जा रहा है किचन तक, वहाँ पर फूड प्रिपेयर होगा। फूड जब वापस आएगा उसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्स। हमने जो ऑर्डर दिया है वो होगा रिक्वेस्ट, जो वहाँ से फूड बन के आएगा वो होगा रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ें याद रखना। यही चीज़ हम यहाँ भी करते हैं। गूगल में जब भी कोई वर्ड या सर्च कीवर्ड या फिर बोल सकते क्वेरी ये सर्च करते हैं, तो इसमें क्या होता है? हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। गूगल में हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब इस रिक्वेस्ट को लेके कौन जाएगा? एक API। गूगल की API जाएगी कहाँ तक? इनके सर्वर तक, इनके बैकएंड तक। वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा? वो पहले चेक करेगा ये प्रोडक्ट या फिर ये API का कीवर्ड वहाँ प्रेजेंट है या नहीं। मतलब थोड़ा सा प्रोसेस होगा वहाँ पे। तो जो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी वो थोड़ा सा प्रोसेस होगी, कहाँ पर? बैकएंड में। उससे रिलेटेड अगर डेटा होगा तो रिस्पॉन्स आएगा वहाँ पे, और जो रिस्पॉन्स आया वही रिस्पॉन्स हमें UI पे दिख रहा है। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट होती है, देन रिस्पॉन्स आता है। तो वही है, देखो कस्टमर, हमने ऑर्डर किया वेटर के थ्रू, ये ऑर्डर लेके जाएगा शेफ तक, फिर वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, वो फूड बनाएगा। ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली बना हुआ होगा ला लेगा। ठीक है, ये बनाएगा। बनाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है या फूड है, सेम वेटर आप तक लेके आएगा। तो जो ऑर्डर गया है वो रिक्वेस्ट, वापस आएगा और रिस्पॉन्स, वो यहाँ से देख सकते हो। तो हम भी वेबसाइट जब चलाते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट में हम हैं एंड यूज़र, या फिर सिंपल बोल सकते हो हम यूज़र हैं। हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। वहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो गूगल सर्च या तो फिर डायरेक्टली वेबसाइट। तो जब भी हम ये दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो रिक्वेस्ट जाएगी API के थ्रू कहाँ तक? बैकएंड तक या सर्वर तक या डेटाबेस तक बोल सकते हो। ठीक है, वहाँ प्रोसेस होगी मतलब वो रिलेटेड डेटा वहाँ है या नहीं वो चेक करेगा। अगर डेटा है तो वापस एक रिस्पॉन्स आएगा और वो हमें एंड यूज़र को ब्राउज़र पे दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करती है API। तो API कहाँ होती है? फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे देखना है कि API काम कहाँ कर रही है, कैसे काम कर रही है,
तो एपीआई अगर मुझे देखना है किसी वेबसाइट में कैसे काम करती है, तो उसे आपको देखना पड़ेगा इंस्पेक्ट। यहाँ पर हमने अभी तक एलिमेंट को देखा है ना, यहाँ पर एक होता है नेटवर्क टैब, यहाँ जाना। ये जो नेटवर्क टैब है बेसिकली ये ना, ये बताता है कि इस यूआई या इस वेबसाइट के पीछे क्या क्या चल रहा है। हर चीज़ें नहीं दिखती, मतलब कुछ ऐसी है जो कि यूज़र को विजिबल होती है, जैसे इसके पीछे कौन सी जावास्क्रिप्ट चल रही है या इसके पीछे कौन सी एपीआई चल रही है, वो सारी दिखती है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेरी सर्च करते हैं सेलेनियम। ठीक है, जैसे मैंने टाइप करना स्टार्ट किया तो मुझे ये देखो ये सजेशन आ रहा है, और उसी के पीछे देखो ये सजेशन की एपीआईज आ रही है। ठीक, बैकएंड में डेटा ऐसा बना हुआ है कि हम जब भी टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो मुझे ऐसा सजेशन मिले, तो ये सजेशन फ्रंट एंड पे दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, बैकएंड की एपीआई से आ रहा है। देखो मैंने सर्च किया था सिर्फ एस, पहले एस लिखा फिर ई एल ई लिखा था, तो यहाँ देखो सब आ रहा है एस, एस ई, एस ई एल, एस ई एल ई, दिख रहा है ये सब। तो ये सब एपीआई जनरेट हो रही है इसके पीछे में। इसको डिटेल में भी मत देखना, बस ये समझ लो जैसे जैसे मैं टाइप करता हूँ वैसे वैसे यहाँ डेटा आता है। और यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं, ये रेड का जो सिंबल है इसके बाजू में क्लियर हो जाएगा। अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। क्या एंटर, जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैंने क्या किया, एक सेलेनियम का क्वेरी मैंने भेजा, या इसको बोल सकते हो मैंने रिक्वेस्ट भेजा गूगल से। तो जो रिक्वेस्ट मैंने भेजा है वो रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर, ये दिख रहा है सर्च और एक क्यू इक्वल टू सेलेनियम, ये आया है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, मैं अभी आगे हम बता रहा हूँ, सिर्फ एक सैंपल बता रहा हूँ, इसको डिटेल में हम देखेंगे तब समझेगा ये कैसे काम कर रही है। तो हमने क्या किया, एक सेलेनियम की रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं तो क्या होता है, ये सर्वर पे जाएगी फिर डेटा लेके आएगी। तो यहाँ पे देखोगे एक पेलोड है, प्रीव्यू है, रिस्पॉन्स है। जब भी हम डेटा भेजते हैं तो ये देखो यहाँ पे सेलेनियम पेलोड के अंदर आ गया, और ये प्रीव्यू देखोगे या फिर रिस्पॉन्स देखोगे, ये बताता है कि जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है वो क्या है। ठीक है, पहले तो रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, दूसरा ये रिस्पॉन्स, पेलोड, प्रीव्यू एंड रिस्पॉन्स और हेडर्स। ये बेसिकली हमें ना ये चार चीज़ों को ही ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो हेडर इसके अंदर आपको दिखेगा ये एपीआई कौन सी चल रही है इसके अंदर। यहाँ तो बस सिर्फ एक समरी दिखाया, यहाँ इतनी बड़ी एपीआई एक चली है। तो ये समझ में आया एपीआई दिखती कैसी है, एक यूआरएल के फॉर्म में दिखती है, दिख रहा है https://www.google.com। तो यहाँ पे जो हम एपीआई टेस्ट करने वाले या एपीआई टेस्टिंग हम करेंगे वो इन यूआरएल के फॉर्म में ही करेंगे। हम यूआई को टेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ एपीआई को टेस्ट कर रहे हैं। और एपीआई दिखती कैसे, ऐसे यूआरएल के फॉर्म में। जैसे मैंने अगर ये जनरेट पे क्लिक किया तब भी एक एपीआई यहाँ पे जनरेट होना चालू हो जाएगी। आया डेटा, तो ये सब डेटा बेसिकली आता कहाँ से, जो डेवलपर्स होते हैं ना वो इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो हम जब भी कोई एक्शन कर रहे हैं वेबसाइट में, हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ एपीआईज होगी, और वो एपीआई आपको क्या दिखेगी, नेटवर्क टैब में दिखेगी, या ऐसे आप बोलते हो नेटवर्क कॉल भी बोलते हो। पेलोड, प्रीव्यू, रिस्पॉन्स, ये सारा हमारा कवर होगा धीरे धीरे कैसे होता है। अभी तक हमने टूल यूज़ किया था ऑटोमेशन के लिए इक्लिप्स और सेलेनियम टूल। एपीआई के लिए टूल लगता है या एपीआई टेस्टिंग के लिए जो टूल लगता है वो है पोस्टमैन। इसे डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं और टेस्टर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद नहीं लॉगिन भी करके रख लेना। ठीक है, तो ये पोस्टमैन के बारे में धीरे धीरे बताते हैं वो डिटेल में क्या होता है। अब जब भी लॉगिन वगैरह करते हो तो लॉगिन करोगे तो आपको मिलेगा, आपको ये वाला पेज ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चेंजेस कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जाना है वर्क स्पेस में। तो यहाँ पे मिलेगा आपको माय वर्क स्पेस, और ये वाला पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ जब आप आते हो तो आपको डेटा कुछ नहीं मिलेगा, मेरा डेटा पहले से यहाँ पे ये प्रीवियस क्लास का है, तो यहाँ पे सब एम्प्टी रहेगा आपका ऐसे। ठीक है, तो ये एम्प्टी रहेगा। आपको यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं बस ये बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको दिखेगा जो अभी टेस्ट कलेक्शन अभी दिख रहा है। ठीक, तो कलेक्शन, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ये सब आपको टैब दिखेंगे। तो कलेक्शन क्या होता है बेसिकली, जब भी हम कोई फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर में, तो फोल्डर स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, हम उस रिलेटेड चीज़ों को एक जगह रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कलेक्शंस बनाएंगे, और ये एपीआई का कलेक्शन होता है जो कि हम क्या करते हैं ना, रिलेटेड एपीआई को एक जगह स्टोर करते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे कलेक्शन बनाना है तो अलग अलग तरीके, प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक कर दो, नए कलेक्शन आप बना सकते हो, ब्लैंक कलेक्शन। ये न्यू का बटन है, इस पर क्लिक करोगे,
यहाँ पे भी होता है कलेक्शन, ठीक है। ये 2 जगह है, यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से भी कर लेता हूँ ब्लैंक कलेक्शन। ये आ गया ब्लैंक कलेक्शन। इसका अगर आपको नाम देना है, रीनेम करना है, यहाँ से देख सकते हो बैच 7 कलेक्शन, ऐसे नाम दे दिया। या यहाँ पे नाम चेंज करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, जब भी होवर करोगे 3 डॉट आएंगे, तो 3 डॉट यहाँ पे आने के बाद आप रीनेम कर सकते हो, यहाँ भी नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग वेज है इसके अंदर, आप चेंजेस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब जैसा मैंने एपीआई को बताया, एपीआई क्या है? इट इज़ अ रिक्वेस्ट। जब भी हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, एक रिक्वेस्ट हम भेजते हैं सर्वर पे। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट इज़ अ रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट को ऐड करने बोलेगा। तो रिक्वेस्ट भी ऐड करने के बहुत से तरीके। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐड अ रिक्वेस्ट करोगे, तो एक नया रिक्वेस्ट आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आप इसको सेव भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है वही न्यू पे क्लिक करके HTTP, इस पे क्लिक करोगे तब भी एक नया रिक्वेस्ट बन के आ जाएगा। HTTP के बारे में मैंने भी बताया, वो देख लेते हैं। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जैसे हमने देखा था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? एक नेटवर्क है इंटरनेट को चलाने के लिए, जो वेबसाइट का डेटा ट्रांसफर होता है उसको चलाने के लिए एक नेटवर्क है। अब जब बाय रोड हम जाते हैं तो बाय रोड पे एक नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, इसके कुछ रूल्स होंगे। इंडिया में रूल क्या है? आपको लेफ्ट साइड से चलना है, जो हाईवेज पे जो मार्किंग होती है बीच में, उसके भी कोई रूल्स होते हैं। आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते, आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। तो अलग अलग रूल्स हैं ट्रांसपोर्ट के। वैसे ही इंटरनेट में जब डेटा ट्रांसफर होता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो जो रूल्स होते हैं वो है HTTP के, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो प्रोटोकॉल है बेसिकली वही रूल्स है। तो HTTP ने बताया है कि हमें ट्रांसफर ऐसे ही करना है या इस फॉर्मेट में करना है, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। आप फॉलो नहीं कर रहे हो मतलब आप HTTP को फॉलो नहीं कर रहे, या आप जो ट्रैफिक रूल है वो फॉलो नहीं कर रहे। तो 2 चीज़ें याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? इंटरनेट को जो चल रहा है या इंटरनेट को चलाना है तो उसके लिए एक वो बना है, नेटवर्क बना हुआ पूरा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जो रूल्स है वो रूल्स क्या है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो APIs होती है बेसिकली URL के फॉर्म में ही होती है, इसलिए हम इसे HTTP रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। तो न्यू HTTP रिक्वेस्ट, ये आ गया रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट बनी थी यहाँ से डायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली कलेक्शन के अंदर बन गई। ये जो रिक्वेस्ट है अभी ये कहीं पे सेव नहीं है, ये ओपन है अभी। तो जब आप न्यू से कोई रिक्वेस्ट बनाओगे तो ये रिक्वेस्ट आपको ऐसे ओपनली मिल जाएगी, इसे सेव करना पड़ेगा। ये जो रिक्वेस्ट थी ये ऑलरेडी सेव्ड है, तो आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक करना। ये पूछेगा किस कलेक्शन में करना है, अगर मल्टीपल कलेक्शन है या सिंगल कलेक्शन है वो पूछेगा कहाँ करना है। हम लेते हैं बैच 7, या नाम दे देते रिक्वेस्ट 2 सेव। और ये न्यू रिक्वेस्ट थी, इसका नाम अगर चेंज करना है तो डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दो, रिक्वेस्ट 1, ऐसा भी कर सकते हो। तो 2 रिक्वेस्ट बन गई यहाँ पे, ठीक है, रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2। नेक्स्ट, जितनी भी APIs होती है तो 2 तरीके की APIs अभी देखेंगे और धीरे धीरे देखेंगे बाद में इसके और कितने वेरिएशन आते हैं। जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं हम गूगल से डेटा मांगते हैं, गूगल को डेटा देते नहीं है, गूगल से डेटा मांगते हैं। जब हम लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तब क्या होता है? जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड हम ये गूगल को देते हैं, ऐसे होता है। उस टाइम हम कुछ मांगते नहीं उससे, हम डेटा देते हैं। जब डेटा हम उसे देते हैं तब वो हमें क्या करेगा? इंटरनल जो डेटा रहेगा वो ला के देगा, है ना। फिर से देखते हैं एक बार और। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया? सेलेनियम कीवर्ड ये दिया, तो यहाँ हम डेटा दे रहे हैं या मांग रहे हैं। क्या होता है जब आप गूगल सर्च करते हो या फिर ऐसा वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो हम सर्वर को कोई डेटा देते नहीं, हम सर्वर से डेटा मांग रहे हैं कि इस सेलेनियम से रिलेटेड जो डेटा है मुझे ला कर दो, यही होता है। अब जब वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो वेबसाइट का URL नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि इससे रिलेटेड मुझे डेटा दो, तभी ना ये वेबसाइट ओपन होके आती है, तभी ये रिजल्ट हमें मिलता है गूगल में। तो यहाँ पे हम डेटा नहीं दे रहे, हम डेटा मांग रहे हैं, इससे रिलेटेड मुझे रिजल्ट ला के दो, इससे रिलेटेड मुझे वेबसाइट ओपन करके दो, ये होता है। जब लॉगिन आप करते हो
तो लॉगिन करने के टाइम आप क्या करते हो, यूज़र नेम पासवर्ड सर्वर को देते हो, वो जाएगा क्या करेगा, आपका डेटा वेरीफाई करेगा। अगर आपका यूज़र नेम या आपका क्रेडेंशियल वैलिड है तो आपको क्या करेगा, लॉगिन करके, जैसे ये लॉगिन है अभी यहाँ पे, तो आप लॉगिन हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जीमेल वगैरह ये यूज़ कर सकते हो। बट अगर ये लॉगिन नहीं होता तो आप जीमेल यूज़ नहीं कर सकते थे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें करते हैं, डेटा देते भी है और डेटा मांगते भी है। जब हम डेटा मांग रहे हैं सर्वर से, ठीक है, उस टाइम पे हम बोलते हैं गेट। और ये गेट क्या है, HTTP के मेथड है। HTTP जब मैंने बताया, इट इज़ अ रूल। रूल क्या है, डेटा ट्रांसफ़र करने का रूल। तो अगर मुझे जब भी कोई डेटा मांगना है तो मुझे क्या करना है, गेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, मुझे अगर कहीं जाना है, मुझे अगर मुंबई या दिल्ली जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, अलग अलग रूल्स है मेरे। तो मुझे अगर जाना है तो मैं बाय रोड, अगर मुझे ईज़ी पड़ता है तो मैं ईज़ी वैसे जाऊँगा, या फिर मुझे फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट से पकड़ जा सकता हूँ ईज़िली। वैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे, HTTP के भी रूल्स है कुछ। जब भी मुझे सर्वर से डेटा चाहिए तो इन सब मेथड में से कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, मुझे मेथड यूज़ करना पड़ेगा गेट, क्योंकि ये हम डेटा ले रहे हैं सर्वर से। लॉगिन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, सर्वर को डेटा देते हैं, वो टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट। तो देखो और भी है, हम अभी सिर्फ दो चीज़ें देखने वाले हैं, गेट एंड पोस्ट। गेट HTTP मेथड का क्या मतलब होता है, हम रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा हम मांग रहे हैं सर्वर से। अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सर्वर को या बैकएंड को डेटा हम दे रहे हैं। नाम में ही मतलब समझ में आ रहा है। तो HTTP मेथड होना ज़रूरी है रिक्वेस्ट के साथ। अब रिक्वेस्ट चले गई सर्वर के पास, जब रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। सबसे पहली चीज़, रिक्वेस्ट अगर प्रॉपर नहीं है, रिक्वेस्ट आपकी प्रॉपर नहीं है, कौन सा केस था हमारा, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक रिक्वेस्ट किया ये, और हम सर्वर से क्या चाहते हैं या गूगल से क्या चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई डेटा होगा तो ला के दो। सर्वर के पास डेटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, हमने जो रिक्वेस्ट किया या हमने जो डेटा मांगा वो रॉन्ग है। तो हम जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी देखो कि हमारा डेटा सही है या नहीं। अगर रिक्वेस्ट ही आपकी गलत है तो आप रिस्पॉन्स का वेट क्यों कर रहे हो, या यूजेबल ही नहीं है ना आपका रिस्पॉन्स का वेट करना। ये एक चीज़ हुई। दूसरा, आपने रिक्वेस्ट सही किया जावा, आपको रिजल्ट भी आप मिल गया, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट भी सही है, जो रिस्पॉन्स आया वो भी सही है। तो पहले केस में क्या था, आपकी रिक्वेस्ट गलत थी तो रिस्पॉन्स भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा केस में क्या है, रिक्वेस्ट भी सही है, रिस्पॉन्स भी सही है। तीसरा केस में होता है, आपके रिक्वेस्ट तो सही है, कई बार होता है आपके सर्वर जो रहते हैं वो डाउन हो जाते हैं, होता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट आप देखोगे मोस्टली टाइम ऐसा होता है, हम जब उसे एक्सेस करना चाहते हैं कई बार डाउन हो जाती है, या उनका मेंटेनेंस चल रहा होता है। तो ये मेंटेनेंस चल रहा है या फिर डाउन हो जाती है, इसका मतलब क्या है, हमारी गलती नहीं थी यहाँ पे, हमने रिक्वेस्ट सही किया था, बट जो सर्वर था या बैकएंड था वहाँ पे कुछ इशू था, उनकी वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो तीन चीज़ हो गई यहाँ पे। पहला केस क्या था, प्रॉपर या फिर करेक्ट, अच्छा प्रॉपर ही लिखते हैं, प्रॉपर रिक्वेस्ट, ठीक है, प्रॉपर रिक्वेस्ट है, प्रॉपर रिस्पॉन्स है। सेकेंड आएगा इनकरेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट इनकरेक्ट रहेगी तो नो रिस्पॉन्स। थर्ड आएगा करेक्ट रिक्वेस्ट, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, या फिर बोल सकते हो नो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो थर्ड वाला केस देखोगे आप, ये कई बार आपके साथ हुआ होगा, आप गूगल सर्च करते हो या ईमेल कोई URL हिट करते हो तो आपको या तो गलत रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स आते ही नहीं। तो कई बार होता है वो सर्वर के थ्रू होता है, आपका सर्वर में कोई इशू होगा, सर्वर डाउन होगा, तब आपके साथ ये केस होता है। ये वाला केस कब होगा, सेकंड वाला, आपने अपनी रिक्वेस्ट ही गलत दी, तो जब रिक्वेस्ट गलत दिया है तो रिस्पॉन्स भी गलत आएगा। और ये प्रॉपर अगर रिक्वेस्ट है तो रिस्पॉन्स भी प्रॉपर आ रहा है, ये अलग केस होता है। ये तीन चीज़ें API में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप, जब हम API को सेंड करेंगे यहाँ से, देखो ये बताना भी रहेगा,
हम क्या करेंगे, एपीआई यहाँ पे यूज़ करेंगे, एपीआई को सेंड करते हैं। एपीआई को सेंड कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख लिए, जावा को टाइप किए और एंटर कर दिए, तो एंटर किए तो रिक्वेस्ट चलेगी। और पोस्टमैन में कैसे करेंगे, ये सेंड बटन होती है, सेंड बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगी उसके सर्वर पे। जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो ये रिस्पॉन्स का जो टैब दिख रहा है, यहाँ आपको डेटा दिखेगा। एक फ्री एपीआई होती है, पहले वो फ्री एपीआई लेके आते हैं हम टेस्ट करने के लिए। तो आप फ्री एपीआई कहाँ से निकालोगे, फ्री एपीआईज फॉर टेस्टिंग ऐसे सर्च करना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एपीआई फैनी। यहाँ पर बहुत सी एपीआईज है, तो आप ले लोगे ये टॉप 15 फ्री एपीआईज विदाउट की, ये वाली। यहाँ मिलेगा आपको पब्लिक एपीआईज, पब्लिक एपीआईज है ये जो नीचे में, ये कॉपी करना है। सेम देखो एक यूआरएल के फॉर्म में। अब ये एपीआईज को यहाँ पे आप लाके रिक्वेस्ट 1 यहाँ लाके आपने पेस्ट कर दिया पेस्ट। तो ये जो एपीआईज है ना, हाँ देखो ये एपीआई में थोड़ा सा डिफरेंस वो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, गेट अ लिस्ट ऑफ एनी और ऑल पब्लिक एपीआईज। तो यहाँ पे उसने पहले ही बता दिया गेट, मतलब ये क्या कर रहा है, सर्वर से डेटा लेके आएगा। इट विल गेट अ लिस्ट ऑफ एनी और ऑल पब्लिक एपीआईज। तो इस एपीआई का काम क्या है, डेटा लेके आना। तो जब डेटा लेके आना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट मेथड। या पोस्ट मेथड आप यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा गेट। तो हमने मेथड यूज कर लिया, एपीआई भी आ गई। अब आपको सिंपली करना है सेंड बटन पे क्लिक। देखो रिक्वेस्ट जा रही है और रिक्वेस्ट यहाँ पे आई रिस्पॉन्स लेके। तो ये जो रिस्पॉन्स आया है ये कहाँ से आया है, सर्वर से आया। ठीक है, विजिबल है सबको अभी। तो रिक्वेस्ट एक गई, एक रिस्पॉन्स आया, फिर वहां से रिस्पॉन्स आने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको दिख रहा है स्टेटस 200 ओके। तो ये स्टेटस है, ये है HTTP के स्टेटस। ये था HTTP का मेथड और ये है HTTP का स्टेटस। ये बताता है कौन सी एपीआई है, मतलब डेटा लेना है या देना है। ये बताएगा आपका 200 ओके, मतलब आपका रिक्वेस्ट भी सही थी और रिस्पॉन्स भी सही था, ये वाला केस 200 ओके। तो अगर आपका एपीआई का स्टेटस 200 ओके दिख रहा है, इसका मतलब सारी चीज़ें ठीक है। आपने जो एपीआई दिया है या एपीआई का रिक्वेस्ट आपने भेजा है वो सही था, जो रिस्पॉन्स आया वो भी आपका सही है। इसको करते हैं हम पोस्ट, ये नहीं चलना चाहिए। ठीक है, फिर करेंगे हम सेंड। नहीं आया, नो रिस्पॉन्स, मतलब हमने ये वाला केस देखा, इनकरेक्ट रिक्वेस्ट नो रिस्पॉन्स। इसने क्या दिया, 405 मेथड नॉट अलाउड। आपने जो मेथड यूज किया है वो मेथड गलत है। क्यों, क्योंकि इस एपीआई का काम क्या था, गेट करना। आप क्या कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 200 की अगर कोई सीरीज मिलती है, 200 की सीरीज मतलब ये ऐसे करते हैं इसको, 200 की सीरीज मतलब 200 भी हो सकता है या फिर 201 भी हो सकता है, 203 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसका लिस्ट है, वो बाद में इस पर डिस्कस करते हैं। सिर्फ ये देखना 200 की सीरीज अगर आ रही है, इसका मतलब रिक्वेस्ट प्रॉपर है, रिस्पॉन्स भी प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मिलता है 400 की सीरीज, 400 की सीरीज, जैसे यहाँ पे मिलेगा 405, ऐसे आपको मिलेगा 400। ठीक है, अगर 400 की सीरीज अगर आपको मिलती है 401, 405 या 404, अगर ऐसी सीरीज आपको मिलती है तो आप क्या बोल सकते हो, आपकी जो रिक्वेस्ट है वही गलत है। 400 जैसे दिखी आप समझ जाना, रिक्वेस्ट ही आपकी गलत थी, तभी आपको रिस्पॉन्स गलत मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया 405, सीधा समझ में आ गया हमें क्या गलती है, हमारा रिक्वेस्ट में गलती है। रिक्वेस्ट में क्या गलती है, आगे लिखा हुआ है इट इज मेथड नॉट अलाउड। आपने जो मेथड किया है वो गलत है, तो इसको जाके आप ठीक कर लो, फिर से रिक्वेस्ट सेंड कर दो, तो मिल गया 200 ओके। तो ये वाला आ गया 200 सीरीज, मतलब रिक्वेस्ट प्रॉपर, रिस्पॉन्स भी प्रॉपर। देन आता है करेक्ट रिक्वेस्ट, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ये हमारे साइड से नहीं होता, ये इशू आएगा आपको सर्वर के एंड से, सर्वर डाउन है या फिर सर्वर का टाइम आउट हो रहा है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 500 की सीरीज। ठीक है, भी क्या हो सकता है,
501, 503, 505, ऐसे जो भी आपको 500 की सीरीज अगर मिल रही, इससे समझ जाना ये सर्वर के एंड से इशू था, हमारे एंड से इशू नहीं। तो ये सब जो है स्टेटस होते हैं, स्टेटस बताते हैं कि आपका जो एपीआई का रिस्पॉन्स है या आपकी एपीआई का क्या स्टेटस है, सिंपली ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर इतना? तो यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखना, HTTP मेथड, APIs, HTTP स्टेटस, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। तो जब हम API की टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग में यही सब हम चेक करते हैं कि हमारी API अगर गेट है तो गेट के साथ ही चलना चाहिए, पोस्ट में नहीं चलना चाहिए। स्टेटस हमारा 200 ओके आना ही चाहिए हमेशा। अगर 200 की सीरीज नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ तो भी इशू है। क्या इशू है? या तो हमारा इशू हो सकता है 400 की सीरीज या 500 की सीरीज, ये हो सकता है। तो जब तक 200 की सीरीज नहीं आती मतलब API सही से काम नहीं कर रही। तो हम जो API पे काम करने वाले, API टेस्ट करने वाले, वो सिर्फ URL के फॉर्म में रहती है, और जो रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स ऐसा आता है। तो जो रिस्पॉन्स आया है ये है JSON फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट। ठीक है, जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या है? JSON फॉर्मेट में आया। अभी JSON फॉर्मेट में रिस्पॉन्स क्यों आया? इनके सर्वर पे जो API का डेटा रखा हुआ था, वो डेटा ये JSON फॉर्मेट में रखा हुआ था। ये JSON को कैसे रीड करना ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अच्छे से। अब ये समझो, ये JSON फॉर्मेट में डेटा वहाँ पे रखा हुआ, कहाँ पे? सर्वर पे। तो हमने रिक्वेस्ट किया तो उनके फॉर्मेट में ही डेटा हमें ला के देगा। यहाँ पे देखोगे JSON ड्रॉप डाउन है, अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स आ सकते हैं। तो जो सर्वर से डेटा आएगा वो XML, HTML, टेक्स्ट, ऑडियो, इसमें भी आ सकते हैं। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स आया है वो किस में आया है? JSON के अंदर आया है। कई बार होगा आपको XML में भी आएगा, तो आप चेंज कर सकते हो JSON में। अभी हम चेंज करते हैं XML में। तो ये देखो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अगर कोई रिस्पॉन्स मल्टीपल फॉर्मेटिंग वो करता है, अलाउ करता है, तो क्या होगा? जो XML, HTML है ना, इसमें डेटा चेंज होकर दिखेगा। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, सेम ही है, सिर्फ ऊपर नीचे हो गया डेटा, और कुछ नहीं। तो JSON जो रहता है ना, थोड़ा रीडेबल होता है, इजीली आप इसको समझ सकते हो, बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, समझ में आ जाएगा कैसा होता है।